हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं अमित आज आपके सामने लेके आया हूँ गुडविल का कंसेप्ट। कल हमने पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेग्रीफाइजिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सेग्रीफाइड रेशियो का मीनिंग क्या होता है, गेनिंग रेशियो का मीनिंग क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हालांकि कैलकुलेशन हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी हमें इतना पता होना चाहिए कि गेनिंग और सेग्रीफाइज का जो जो कंपनसेशन होता है वो गुडविल के थ्रू होता है। तो जानना पड़ेगा पहले गुडविल क्या होती है। और एक बात मैं यहाँ पे आपके साथ एक और बात ऐड ऑन करना चाहूंगा, वो ये कि आज हमने आपके प्यार और सहयोग से 500 सब्सक्राइबर प्लस कर लिए हैं। मैं चाहूंगा आप लोगों का बहुत ज्यादा धन्यवाद, जिसकी वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया है। अब बस आपका आशीर्वाद और प्यार यूं ही मिलता रहे, आप लोगों का साथ यूं ही मिलता रहे, और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे किस तरीके से और अकाउंट को इजी बनाया जाए। मैं चाहूंगा कि आप सब लोगों का साथ हमेशा यूं ही बना रहे और हम आगे बढ़ते जाएं। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक, जो है गुडविल। देखिए गुडविल होती क्या है। अगर हम कहें गुडविल का मतलब होता है अच्छा नाम, अच्छी रेपुटेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं सुनाम। सुनाम यानी कि अच्छा नाम। जब आप अच्छे नाम की बात करते हैं तो बाजार में, मार्केट में आपके अच्छे बिहेवियर से, आपके गुड बिजनेस स्किल्स से आपका जो नाम जनरेट बनता है, जो नाम जनरेट होता है उसे हम कहते हैं गुडविल। एक बात ध्यान रखिए, क्या लिखा है, गुडविल इज नथिंग बट द रेपुटेशन एंजॉयड बाय द कंसर्न इन द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ गुड बिहेवियर एंड गुड बिजनेस स्किल्स। बाजार में आपके अच्छे नाम से, आपके अच्छे काम से, आपके अच्छे गुड बिहेवियर से जो आपका अच्छा नाम बनता है उसे हम गुडविल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गुडविल एक वैल्यूएबल एसेट होती है जिसकी हेल्प से हम और ज्यादा प्रॉफिट कमा लेते हैं। मोर द गुडविल, मोर विल बी द प्रॉफिट। किसी कस्टमर के दिमाग में आपके बिजनेस की क्या इमेज है, वो गुडविल कहलाती है। वो आपकी दुकान पर बार बार आता है कि वो एक बार आके दोबारा नहीं आता। अगर वो बार बार आता है इसका मतलब वो सेटिस्फाइड है, तभी वो आपके आ रहा है, इसका मतलब आपकी गुडविल ज्यादा है। उसके दिमाग में आपके बिजनेस की इमेज, आपकी इमेज बहुत अच्छी है, तभी वो दोबारा दोबारा बिजनेस पे आ रहा है। जब वो बार बार आएगा, बार बार सामान परचेस करेगा, तो ऑब्वियस बात है कि आपकी सेल बढ़ेगी। सेल बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा और आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट होती है। इंटेंजिबल मतलब ऐसी असेट जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सॉरी, जिसे ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। ध्यान रखिए, गुडविल को आप फील कर सकते हो। आप किसी बंदे की गुडविल को फील कर सकते हो कि भाई वो कितना फेमस है, ठीक है, लेकिन कभी आप ये नहीं देख पाओगे कि ये जा रही है गुडविल, ऐसा नहीं कह पाओगे। गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट नहीं होती। फिक्टिशियस एसेट वास्तव में खर्चे होते हैं, एसेट नहीं होते हैं। ये खर्चे हैं जिनका बेनिफिट लॉन्ग टर्म के लिए मिलता है, और ऐसे कोई भी आइटम जिसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म का मिलता है उसे एसेट कहा जाता है। इसलिए उन खर्चों को एसेट मान लिया जाता है। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। ध्यान रखिएगा, बोर्ड में ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात, किसी ये गुडविल एक सब्जेक्टिव मैटर में डिपेंड करती है। मतलब गुडविल का वैल्यूएशन इतना आसान नहीं है, क्योंकि पर्सन टू पर्सन ये वेरी करती है। तो इसलिए किसी बिजनेस की एग्जैक्ट गुडविल का पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम पता लगाते हैं। और गुडविल का वैल्यूएशन के कई सारे मेथड आपको पता चैप्टर में पता चलेंगे, जिनको हम देखेंगे गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसमें देखें तो हम अगली बात जब करेंगे तो गुडविल, पहली बात गुडविल का ओरिजिन जो है वो क्या है। गुडविल जो है कहाँ से, कौन कौन से फैक्टर जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। पहला जो है वो है फेवरेबल लोकेशन। देखिए आपके बिजनेस की लोकेशन तय करती है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल। अगर आपका बिजनेस ऐसी जगह पे है जहाँ पे ज्यादा ग्राहकों का, कस्टमर्स का कंसंट्रेशन नहीं है, तो आपका बिजनेस वहां हो सकता है ना चले। लेकिन अगर एक बड़ी मार्केट में आपका बिजनेस है जहाँ पर कस्टमर का जो कहूँगा जो जो बहुत ज्यादा आवाजाही है, बहुत ज्यादा लोग आते हैं, बहुत ज्यादा फुटफॉल है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आपके बिजनेस की गुडविल बढ़ेगी। दूसरी बात, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। बेटर द मैनेजमेंट बेटर विल बी द एफिशिएंसी। जितना ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट होगा आपकी, उतनी अच्छी एफिशिएंसी होगी। देखिए आपका व्यापार अगर अच्छा चल रहा है, उसकी पॉलिसीज अच्छी चल रही है, तो वो प्रॉफिट मेकिंग होगा, उसकी ऑब्वियसली बात है गुडविल बढ़ेगी। तीसरी बात, लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कितने लंबे समय से चल रहा है। अब आप देखिए, बिजनेस अगर आज खुला कल बंद तो कभी गुडविल नहीं बन पाएगी, लेकिन कोई बिजनेस, जैसे हमारे इंडिया में टाटा का बिजनेस है, आप गौर करिए कितने मोर देन 100 ईयर्स हो चुके हैं, अब तक चल रहा है। तो हर कोई उनके बारे में जानता है, ये उनकी गुडविल है। आगे देखिए, नेचर ऑफ गुड्स। आपका गुड्स कैसा है, पेरिशेबल गुड्स है, ड्यूरेबल गुड्स है, ठीक है, कंफर्ट गुड है, लग्जरी गुड्स है, कैसा गुड है, उसके बेस पर गुडविल आपकी डिपेंड करती है।
अगली बात, रिस्क इन्वॉल्व, ध्यान रखिएगा, लेस रिस्क लेस सॉरी मोर द गुडविल, मोर रिस्क लेदर द गुडविल, ज्यादा रिस्क होगा तो कम गुडविल होगी। जिस काम में ज्यादा रिस्क होता है लोग उस काम को नहीं करते तो उस काम में गुडविल भी कम होती है, लेकिन अगर बाय द वे रिस्क कम है तो उस बिजनेस की गुडविल ज्यादा होगी। अगली बात, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, अगर लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, ट्रेंड ऐसा है कि जिसमें लगातार प्रॉफिट बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा तो उस बिजनेस की गुडविल भी ज्यादा होगी। और अगर बाय द वे ट्रेंड ऐसा है कि साहब बिजनेस जो है वो मैं कहूँ तो उतना ही चलेगा जितना जरूरी है, ट्रेंड ज्यादा नहीं है उसका प्रॉफिट का, तो ऐसे केस में उसकी गुडविल कम होगी। पोजीशन ऑफ लाइसेंस, अगर किसी के पास पोजीशन ऑफ लाइसेंस है, मतलब लाइसेंस है उसके पास, तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी। आप देखिए लिकर शॉप होती है उसका लाइसेंस होता है, आम शॉप होती है जहां पर की सारी जो गन्स वगैरह मिलती है, पिस्टल वगैरह मिलती है, तो वहां पर उनकी गुडविल ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है उनके पास लाइसेंस है, और जिसके पास लाइसेंस है उसकी गुडविल भी ज्यादा होगी। बिना लाइसेंस के आप काम करेंगे तो वो इलीगल कहलाएगा। अगली बात, कैपिटल रिक्वायरमेंट, अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो उस बिजनेस की गुडविल कम होती है, लेकिन अगर कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है तो उस बिजनेस की गुडविल ऑब्वियसली ज्यादा होगी, क्योंकि कम पैसा लगा के ज्यादा कमाने का मौका मिलता है। तो ये थे कुछ फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल। अब जब हम अगली हेडिंग देखते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल की अगर बात करूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल दो तरह से है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है उसे इनहेरेंट गुडविल भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी गुडविल जो खुद से हमने कमाई है, खुद से बनाई है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ध्यान रखिएगा, उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, इसको कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि इसके लिए कंसिडरेशन यानी मनी या मनी वर्थ हमने पे नहीं करी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि केवल वही गुडविल बिजनेस में रिकॉर्ड की जाएगी जिसके लिए आपने मनी पे की है या मनी वर्थ पे की है। तो अकॉर्डिंग टू एएस 26 जो कि इंटेंजिबल एसेट्स है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे कि कोई इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इसके लिए आपने पेमेंट किया है। ध्यान रखिएगा, मनी या मनी वर्थ पे की है, इसको बिजनेस में बैलेंस शीट में एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, और ये यूजफुल लाइफ में अमोर्टाइज भी होती है। अमोर्टाइजेशन का मतलब इंटेंजिबल एसेट पर डैप ही होता है। तो जब हम बात करते हैं गुडविल की, तो गुडविल का जो अगला एस्पेक्ट है वो है कि गुडविल क्यों वैल्यू की जाती है या कब कब की जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी कोई चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, या जब कोई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, या फिर ऐसा हो कि कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, या उसे बिजनेस से एक्सपल्शन किया जा रहा है, उसका एक्सपल्शन मतलब निकाल देना, और या फिर इन केस ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, आप बिजनेस को सेल कर रहे हैं या अमलगामेशन कर रहे हैं। अमलगामेशन होता है दो बिजनेस कंसर्न का मिलके बिजनेस करना, एग्जिस्टिंग फर्म चलती रहे और नई फर्म भी बन जाए और वो भी काम कमाए आगे चले, तो उसे अमलगामेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब गुडविल के बात करते हैं नीड फॉर वैल्यूएशन की, इसके बाद जो अगली हेडिंग आती है वो आती है नेचर ऑफ गुडविल। गुडविल का नेचर क्या है? तो पहली होती है डॉग काइंड ऑफ गुडविल। देखिए, कुत्ते के बारे में सब लोग जानते हैं, डॉग्स बहुत लॉयल होते हैं, बहुत वफादार होते हैं मालिक के। तो अब सोचिए कस्टमर अगर ऐसा हो जो मालिक का वफादार हो, उसे उस जगह से मतलब नहीं है, जहां मालिक वहां उसका डॉगी जाएगा, तो फिर वो कैसी गुडविल होगी? वो डॉग काइंड ऑफ गुडविल होगी। जैसे कोई कस्टमर है, जैसे बाय द वे मान के चलिए कोई मान लीजिए कोई 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 रिपोर्टर है या कोई न्यूज चैनल में काम करता है और वो पर्टिकुलर किसी चैनल पे काम कर रहा है। अब वो लोग उसको देखते हैं ना, पसंद करते हैं। अब उसने अपना चैनल बदल दिया, वो दूसरे चैनल पे चला गया, लोगों ने दूसरा चैनल देखना चालू कर दिया क्योंकि वो उस चैनल के प्रेमी नहीं थे, वो जो उनको पसंद आता था वो बंदा पसंद आता था। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डॉग काइंड ऑफ गुडविल। दूसरी गुडविल है कैट काइंड ऑफ गुडविल। कैट काइंड ऑफ गुडविल पर्सन जो है उसके लिए लॉयल नहीं होती, वो उस पर्टिकुलर जगह के लिए लॉयल होती है, जैसे उस प्लेस के लिए लॉयल होती है जहां पे आपकी दुकान है। अभी आपके पास है, देखिए आपके घर के पास एक मैकडी होगा, बाय द वे मान लीजिए मैकडी है, आप वहां जाते हैं, आपको मैकडी के मालिक से मतलब नहीं है, आपको ये पता है कि यहाँ ये मैकडी है, हम यहाँ जाते हैं। अब बाय द वे मान लीजिए उस बंदे ने अपना बिजनेस सेल कर दिया किसी दूसरे को, और कोई दूसरा बंदा उसी जगह पे बिजनेस चला रहा है, तो आप उस जगह पे जाना पसंद करेंगे। आपके लिए तो मैकडी मेन मैटर करता है, आपके लिए मैटर नहीं करता कि मालिक कौन है। अगली बात, रैट या माइस काइंड ऑफ गुडविल। रैट या माइस काइंड ऑफ गुडविल कहता है क्योंकि देखिए चूहा जो होता है ना वो लॉयल नहीं होता, वो किसी भी घर में रह जाता है। आपके घर में चूहा है, वो आपको पसंद नहीं करता, वो तो आपको नुकसान करता है। क्या होगा? वो आपके घर में खाना खा रहा है, अब इन बिटवीन आपने क्या किया, उसको पिंजरे में बंद किया, उसको बाहर फेंकाए। अब कहीं छोड़ के जहां पे आप आए उसको, अब वो किसी दूसरे घर में जाएगा, वहां खाना खाएगा। तो ना वो प्लेस का लॉयल है, ना ही वो पर्सन का लॉयल है।
वो तो बस फिग्यूटिव नेचर का है, भगोड़ा, इधर भाग इधर जा, उसका काम ही यही है। चौथी बात, रैबिट काइंड ऑफ गुडविल। देखिए रैबिट की खास बात होती है, रैबिट यानी खरगोश, खरगोश की खास बात होती है कि खरगोश अपने आसपास के एरिया में रह के खुश रहता है, वो ज्यादा दूर तक जाता नहीं है, तो अपना एक रेडियस बना लेता है, उस रेडियस में ही मुझे ये सब मिल जाए और मैं उसके आगे नहीं जाऊंगा। आप देखिए आपके घर के पास गैलरी भी होती है, स्क्विरल, वो भी ऐसी होती है, घर के आसपास ही रहेगी, वहीं पे इकट्ठा करेगी सब कुछ, वहीं पे खाएगी। तो खरगोश यानी जो रैबिट काइंड ऑफ नेचर है वो यही है, कस्टमर ने अपना रेडियस तय किया हुआ है कि मैं इस रेडियस में ही सामान परचेस करूंगा, और वो अपने एक्सेप्टेबल रेडियस में ही जाते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। तो ये था नेचर ऑफ गुडविल। अब नेचर ऑफ गुडविल के बाद अगली जो बात आती है वो आती है कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो देखिए गुडविल दो तरह से वैल्यू होती है। पहली बात ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन, कैपिटल, दो तरीके से आप इसको वैल्यू कर सकते हैं। पहली बात आ रही है जब ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग पढ़ेंगे दो मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के भी दो पार्ट होते हैं, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और जो सुपर प्रॉफिट मेथड है वो तो सेपरेट मेथड है ही है। और दूसरा जो कैलकुलेशन की जाती है कैपिटल के बेस पर, तो वहां पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अब इनकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, किस तरीके से की जाएगी, हमको ये देखना है। हर मेथड का अपना एक फॉर्मेट है, हर एक पूरे स्टेप्स हैं, उस चीज को आप ढंग से सीखेंगे तभी बात बन पाएगी। चलिए अब हम वो भी सीखते हैं क्या है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आज ही ज्यादा क्लास थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन फिर भी आप लोगों को सारी चीजें समझ में आए, तो कंटिन्यूएशन में आपका फ्लो भी बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या करना है उसमें भी। जो पहला अप्रोच है वो है प्रॉफिट बेसिस पर। प्रॉफिट बेसिस में तो पहला मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसमें गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, और फिर स्टेप के थ्रू हम लोग सवाल भी करेंगे कुछ। तो देखिए पहले पहले हम बात करते हैं स्टेप वन की, तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं टोटल प्रॉफिट। ध्यान रखना ये जो टोटल प्रॉफिट होगा ये ऑन द आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट होगा, यानी कि कोई एडजस्टमेंट अगर होने से रह गई है तो पहले उसको एडजस्ट करेंगे। दूसरी बात, यहाँ जितने साल के प्रॉफिट दिए उनको जोड़ेंगे, अगर कोई लॉस है तो उसे माइनस कर देंगे। तो देखिए टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पहले साल का प्रॉफिट यानी प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, प्रॉफिट ऑफ सेकंड ईयर, प्रॉफिट ऑफ थर्ड ईयर, प्रॉफिट ऑफ फोर्थ ईयर, प्रॉफिट ऑफ नंबर ऑफ ईयर, जो भी दे रखे हो सबको जोड़ना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कोई लॉस है तो उसे माइनस किया जाएगा। फिर टोटल प्रॉफिट निकालने के बाद हमारा जो अगला एस्पेक्ट होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, टोटल प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट जो निकला है अपॉन नंबर ऑफ ईयर, मतलब कितने साल का वो प्रॉफिट था उससे डिवाइड कर देंगे। पर ईयर हमने क्या कमाया इससे पता चल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, देखिए कितने साल तक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट सेम बना रहेगा, या कितने साल तक गुडविल जो है सेम अर्निंग कैपेसिटी से मैनेज कर पाएंगे, उसे बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। यानी कि जितने बिजनेस को हमने परचेज किया है उससे अर्निंग कैपेसिटी कितनी सेम बनी रहेगी कितने साल तक। देखिए सवाल देखते हैं कि ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए एक बिजनेस है जिसमें जो प्रॉफिट दे रखे 4 साल के दे रखे 2007, 2008, 2009, 2010, जिसमें पहले साल में आपने 2.5 लाख का प्रॉफिट कमाया है, 2,50,000 का, सेकंड ईयर में आपने 3 लाख का प्रॉफिट कमाया है, फिर आपको एक लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का, हो जाता है भाई, बिजनेस बिजनेस चल रहा है, और प्रॉफिट फिर चौथे साल में फिर प्रॉफिट हुआ 1,50,000 का। अब गुडविल कैलकुलेट करनी है 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के 2.5 ईयर परचेजेस पर, तो कैसे कैलकुलेट होगी चलिए देखते हैं। देखिए स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे। पहला स्टेप है टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो देखो कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट्स। तो देखिए पहले साल का प्रॉफिट कितना था 2,50,000, जैसा लिखा है पहले साल का प्रॉफिट, प्लस दूसरे साल का प्रॉफिट था 3 लाख। फिर देखिए 1 लाख रुपए का लॉस था, लॉस को आप माइनस में भी लिख सकते हो और ब्रैकेट से भी शो कर सकते हो, और फिर आपको प्रॉफिट हुआ था 1.5 लाख रुपए का। तो अल्टीमेटली आपने कितना कमाया 2,50,000 प्लस 3 लाख, 5,50,000 में से 1 लाख गया तो 4,50,000 प्लस 1,50,000 और जोड़ लो तो ये हो गया 6 लाख रुपया। तो ये पहला एस्पेक्ट समझ में आना चाहिए कि हमें टोटल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम निकालेंगे इसमें सेकंड स्टेप विच इज एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दी है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, देखिए 6 लाख रुपए प्रॉफिट था, और ये जो प्रॉफिट था ये 4 ईयर्स का था, नंबर 1 ईयर, नंबर 2 ईयर, नंबर 3 ईयर, नंबर 4 ईयर। तो ये 4 साल से डिवाइड कर दो तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला 1.5 लाख, यानी कि हम हर साल 1,50,000 रुपीज प्रॉफिट अर्न करते हैं।
अब अगली बात जो आती है वो आती है गुडविल की। तो मैंने आपसे क्या कहा था, गुडविल, गुडविल निकलती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर परचेजेस मतलब ये माना गया कि 2.5 साल तक सेम अर्निंग कैपेसिटी आपकी बनी रहेगी। तो 1,50,000 इंटू 2.5 ये हो जाएगा 3,75,000 रुपीज, एंड दिस विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल, इट विल बी योर आंसर। आप रुपीज का सिंबल और संख्या तक लगाइएगा, ज्यादा बढ़िया रहता है, अच्छा रहेगा, आपका इंप्रेशन भी अच्छा पड़ेगा, दिक्कत नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ पहला मेथड समझ में आ गया होगा, सिंपल सा मेथड है, लेकिन अभी मैंने जो समझाया है वो एक सिंपल सा सवाल है जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अभी देखना जरूरी है ये कि एडजस्टमेंट होती कौन कौन सी है, किस किस तरीके से वो आएंगी। देखिए 8 एडजस्टमेंट हैं, उनको कैसे सेटल करना है वो हम देखेंगे। देखते हैं जो अगला एस्पेक्ट है एडजस्टमेंट का। एडजस्टमेंट किस किस चीज की होंगी, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि लोग यहीं पे गड़बड़ी करते हैं, यहीं पे सबसे ज्यादा अटकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ सब चीजों के बारे में डिटेल में, इन सबका लॉजिक क्या है। देखिए पहला जो एडजस्टमेंट है वो है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है पहले समझिए, जो बिजनेस के नॉर्मल एक्टिविटीज से ना हो। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कोई भी लॉस जो बिजनेस के रूटीन ऑपरेशन से ना हो वो एबनॉर्मल लॉस कहलाता है। जैसे लॉस बाई फायर या लॉस बाई थेफ्ट या लॉस बाई फ्लड, या कोई भी एबनॉर्मल लॉस, गुड्स इन ट्रांजिट जा रहे हैं रास्ते में वो नुकसान हो जाए, वो भी सीन आएगा। कोई भी वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपटीशन, वो ऐसा कुछ अमाउंट जो कि एम्प्लॉइज को उनके खुद के रिटायरमेंट पर दिया जा रहा है। मतलब किसी बंदे का जॉब है, मान लीजिए 60 साल की एज तक चलना है और वो 50 साल की एज में रिटायरमेंट ले लेता है, तो सरकार उसको कंपनसेट देती है, कंपनसेशन देती है। वो जो कंपनसेशन दे रही है वो रूटीन एक्टिविटी का पार्ट नहीं होता है, इसलिए उसको एबनॉर्मल माना जाता है। अगली बात स्पेकुलेशन लॉसेस। भाई बिजनेस कभी भी आपको स्पेकुलेशन थोड़ा ना अलाउड करता है। आप बिजनेस अगर एमसीएस का ये तो बात अलग है, नहीं तो अगर मान लीजिए कोई कपड़ा का काम करता है, कोई जूते का काम करता है, कोई गोल्ड का काम करता है, तो वो स्पेकुलेशन में। अब भाई स्पेकुलेशन यानी सट्टेबाजी रूटीन एक्टिविटी नहीं है, वो एक अदर बिजनेस एक्टिविटी होती है, ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए उसको हम लोग एबनॉर्मल एक्टिविटी मानते हैं, एबनॉर्मल उसको जो लॉस माना जाता है। एबनॉर्मल लॉस, अब आप देखिए जैसे बाई द वे मान के चलिए एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया आपने और उसमें यहां पे लिखा हुआ है टू स्पेकुलेशन लॉस। अब बताइए कि इस लॉस की वजह से आपका प्रॉफिट कम आएगा, है ना। यहाँ बाई द वे मान लीजिए प्रॉफिट जो है वो आपको दे रखा है, जीपी दे रखा है मान लो 2 लाख रुपए, और यहाँ पे जो अदर एक्सपेंसेस थे वो मान लीजिए दे रखे हैं 1.5 लाख रुपए, और स्पेकुलेशन लॉस दे रखा है 20,000 रुपए, तो आपका एनपी निकलेगा 30,000 रुपए। लेकिन ये जो स्पेकुलेशन लॉस है ये बिजनेस में अलाउड लॉस नहीं होता है, एबनॉर्मल लॉस है। जैसे ही बिजनेस से हटाएंगे, आप देखिए इसे हटा के देखिए, जैसे ही आप इसे हटाएंगे आपका प्रॉफिट 2 लाख में से 50,000 गया तो कितना आ जाएगा, 1.5 लाख गया तो 50,000, यानी कि 20,000 रुपए से अमाउंट ऑफ स्पेकुलेशन लॉस से बिजनेस आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि स्पेकुलेशन लॉस एक एबनॉर्मल लॉस है। एबनॉर्मल लॉस को हम लोग बुक्स में वापस ऐड कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। अभी लॉस कैसा भी हो सकता है एबनॉर्मल लॉस, मैंने आपको बताया, फिर से बता दे रहा हूँ एक बार। लॉस बाई फायर है, लॉस बाई थेफ्ट है, लॉस इन ट्रांजिट है, लॉस बाई फ्लड है, कोई भी स्पेकुलेशन लॉस है, कोई भी वीआरएस कंपनसेशन है, ये सब एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। अगली बात एबनॉर्मल गेन, ऐसा गेन जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटी से ना हो वो एबनॉर्मल गेन कहलाता है। जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, भाई आप हर रोज थोड़ी ना बेचते हो असेट्स, आप माल बेचते हो, बिजनेस में डील करते हो, असेट बेच के तो प्रॉफिट अमाउंट मिलता है, वो कैपिटल एसेट होती है। कैपिटल एसेट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आती, इसलिए इसको एबनॉर्मल गेन कहा जाता है। ऐसे ही इंटरेस्ट या डिविडेंड की इनकम, कोई भी ऐसी कोई भी इनकम जो रूटीन इनकम ना हो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो। भाई अभी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट आप तो कहोगे 11th क्लास में हमने पढ़ा था, पीएनएल की क्रेडिट में जाता है, इसका क्या लॉजिक है, तो आपको वो लॉजिक भी मैं समझा दूं। देखिए क्या होता है, फिर से मैं एक बार थोड़ा सा एबनॉर्मल नॉर्मल बता दूं। देखिए अगर हम इनकम टैक्स के हिसाब से जाए तो हमारी इनकम को 5 पार्ट में बांटते हैं हम लोग। जो पहला पार्ट होता है वो होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, ठीक है, यानी कि कोई बंदा काम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उससे उसको पैसे मिलते हैं। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होता है भाई, कई लोग ऐसे हैं जो अपने घर को पीजी बना देते हैं, किराए पे दे देते हैं, उससे इनकम अर्न करते हैं, तो वो जो इनकी इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। मतलब या तो आप जॉब कर रहे हैं या फिर अपने घर को किराए पे उठा दे रहे हैं, आप दोनों काम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा होता है कैपिटल गेन, किसी असेट को बेच के आपको मिलने वाला प्रॉफिट, कैपिटल गेन, ठीक है। गेन्स मतलब लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, तो कैपिटल किसी असेट, कैपिटल असेट को बेचकर मिलने वाला प्रॉफिट, कैपिटल गेन। अगला जो होता है वो होता है प्रॉफिट
एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। आप कोई बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं, उससे इनकम कमा रहे हैं। भाई बिजनेस किसी भी चीज का कर रहे हैं, या आप कोई प्रोफेशनल हैं, सीए हैं, एमबीए हैं, एडवोकेट हैं, तो आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो वो उन सबकी इनकम यहाँ आती है, सारे बिजनेसमैन की इनकम और सारे प्रोफेशनल्स की इनकम। और पांचवी जो इनकम होती है वो होती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब आप गौर करिए, हम जब बिजनेस कर रहे हैं तो हम केवल पीजीवीपी की बात करेंगे। पीजीवीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अब इस हेड की जो भी इनकम होगी वो नॉर्मल इनकम होगी, उसके अलावा कोई भी हेड की इनकम होगी वो एबनॉर्मल इनकम होगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फ्लड, ये सब क्या है? ये सब जितनी भी चीजें हैं ये अदर सोर्सेज में जाती हैं, क्योंकि इनके नुकसान ही हो रहे हैं, फायदे नहीं हो रहे। दूसरी बात, अगर मैं कहूँ वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, तो वो सैलरी हेड का है, इस हेड का नहीं है, इसलिए उसको हटा दिया जाता है। जैसे कोई खर्चा हटेगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। इसके अलावा स्पेकुलेशन लॉस, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। स्पेकुलेशन प्रॉफिट, स्पेकुलेशन लॉस सब अदर इनकम में आती हैं, तो वो अलग हेड का है, इसलिए भी इसको माइनस कर दिया जाता है। सिमिलरली अगर बाय द वे कोई आपको इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो इंटरेस्ट इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का ही पार्ट है, तो वो क्या हो जाएगी? बिजनेस हेड के लिए क्या हो जाएगी? अदर इनकम, यानी कि एबनॉर्मल इनकम, इसलिए उसको हम लोग माइनस करते हैं। स्पेकुलेशन पर कोई गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, वो भी अदर सोर्सेज में जाएगा, तो वो पीजीवीपी हेड का नहीं है। प्रॉफिट एंड गेन फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन का नहीं है, तो वो भी क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल, इसलिए उसको भी हम लोग हटा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, एबनॉर्मल लॉसेस करते जब बिजनेस से हटेंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, कि इनको ऐड किया जाता है। दूसरी बात, एबनॉर्मल गेन ऐसे गेन जो बिजनेस के रूटीन गेन नहीं है, जैसे उन गेन्स को हटाएंगे तो हमारा पीएनएल का क्रेडिट साइड कम हो जाएगा। पीएनएल क्रेडिट साइड कम होते ही आपका प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, गेन को माइनस कर दिया जाता है। अगली बात, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगली जो एडजस्टमेंट है, ओवर वैल्यूएशन का मतलब होता है गलती से ज्यादा हो जाना। देखिए, गलती से ज्यादा हो जाना। अब गलती से ज्यादा हो जाना मतलब, अब आप गौर करिए कि बिजनेस में आपका जो प्रॉफिट है वो गलती से ज्यादा हो गया, ठीक है। अब गलती से ज्यादा हो गया तो अब क्या होगा? तो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट हमने देखते हैं, यहां पर क्या है, आप यहां लिखते हैं नेट सेल्स, यहां लिखते हैं आप क्लोजिंग स्टॉक, यहां लिखते हैं आप ओपनिंग स्टॉक, यहां लिखते हैं आप नेट परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद कैलकुलेट होता है ग्रॉस प्रॉफिट। आगे जीपी से ही हम लोग एनबीबी कैलकुलेट करते हैं। अब जरा गौर करिए, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यू हो गई, ज्यादा हो गई, तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा। और ये क्लोजिंग स्टॉक गलती से ज्यादा हुआ है, क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक को कम करेंगे, तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा होगा तो उससे क्या होगा? प्रॉफिट को भी हम लोग कम कर देंगे। क्यों होगा? मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने ये कहा क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी। जब ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो ऑब्वियस बात है ये प्रॉफिट यानी जीपी ज्यादा आएगा, जीपी ज्यादा आएगा तो एनपी भी ज्यादा आएगा। जब आप उसको ठीक करेंगे आपको पता चलता है क्लोजिंग स्टॉक गलती से ज्यादा हो गया था, तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही आप कम करेंगे तो जीपी भी कम होगा, एनपी भी कम हो जाएगा। इसीलिए क्लोजिंग स्टॉक के ज्यादा होने पर हम लोग उसको रिड्यूस कर देते हैं प्रॉफिट में से। अगली बात, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए जरा, अगर बाय द वे ओपनिंग स्टॉक ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियस बात है जीपी कम निकलेगा, ये जो जीपी है कम निकलेगा। अब ये जो जीपी अगर कम निकलेगा, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि गलती से कम निकल रहा है भाई, ठीक करने के लिए बढ़ाओ, तो इसको हम लोग ऐड बैक कर देंगे वापस। अगली बात, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब गौर करिए, क्लोजिंग स्टॉक गलती से कम दिखाया है, ये क्लोजिंग स्टॉक गलती से कम दिखाओगे तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट भी कम निकलेगा, ठीक करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। और अगर ओपनिंग स्टॉक गलती से कम दिखाया है तो प्रॉफिट ज्यादा निकलेगा, ठीक करने के लिए माइनस करना पड़ेगा। ये सिंपल सिंपल 6 एडजस्टमेंट है पहले तो, ठीक है ना, इनका हमें प्रॉपर्ली यूज देखना है। अगर आपको केवल ये लिखा है कि स्टॉक, तो ध्यान रखिएगा वो क्लोजिंग स्टॉक होगा, और एक बार का क्लोजिंग स्टॉक अगली बार का ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। मतलब इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगले साल के लिए ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, उसी के हिसाब से मुझे क्लोजिंग ओपनिंग मानते हुए डीलिंग करते हैं। देखिए, जो अगली एडजस्टमेंट है वो ये है कि कभी कभी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू मान लेते हैं। जैसे बाय द वे मान के चलिए, हमने क्या किया कि हमने एक असेट खरीदी है, ठीक है, कोई प्लांट या मशीनरी खरीदा है और उसे हमने क्या किया है? अपने पी&एल अकाउंट में दिखा दिया है। भाई वो पी&एल का आइटम नहीं है, बैलेंस शीट का है, आप उसे बैलेंस शीट में लेके जाइए।
जब आप उसे बैलेंस शीट में लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस से वो खर्चा हट जाएगा, जैसे ही वो खर्चा हटेगा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए इसको ऐड बैक किया जाता है। लेकिन अब ये सोचिए, ये जो चीज अभी तक पीएनएल में दिखाई थी तो आपने डैप नहीं लगाया था, अब ये बैलेंस शीट में जाएगी तो उस पर डैप भी लगेगा। जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो डैप ऑन सच एसेट्स क्या होगा, अभी तक पीएनएल में नहीं लिखा था क्योंकि आपने तो उसे खर्चा मान लिया था, तब उस डैप को वापस पीएनएल में लेके आएंगे। अब जब डैप लेके आएंगे तो प्रॉफिट कम होगा, तो क्या होगा कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर हम रेवेन्यू मान ले, मतलब असेट की परचेज को एक ऑर्डिनरी परचेज मान ले, तो क्या होगा, जैसे ही आप उस असेट की परचेज को बैलेंस शीट में लेके जाएंगे, पीएनएल से ट्रेडिंग से परचेजेस कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, इसलिए प्रॉफिट में इसको ऐड करते हैं। दूसरी बात, अभी बैलेंस शीट में पहुंचा तो अनरिकॉर्डेड एसेट थी, वो रिकॉर्ड करोगे तो उसका डैप पीएनएल में आएगा, अब पीएनएल में आ गया तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, इसलिए डैप उस पर माइनस हो जाएगा, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन सच एसेट शैल बी रिड्यूस्ड, उसको रिड्यूस कर देते हैं। अगली बात, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लें। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल कैसे मानना है, बाय द वे मान के चलिए आपने ऑर्डिनरी गुड्स परचेज किया या कोई रिपेयर पे किए, अब कोई रिपेयर पे किया, आपने रिपेयर पे अमाउंट किया और आपने उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है, ओ भाई रिपेयर पीएनएल में आता है, आपने उसे बैलेंस शीट में दिखा दिया है, क्या करेंगे आप उसको वापस ऐड बैक करेंगे, जैसे ही वो खर्चा पीएनएल में आएगा, जैसे पीएनएल में आएगा तो क्या होगा, प्रॉफिट माइनस हो जाएगा, ऐड बैक नहीं होगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए अभी तक वो खर्चा बैलेंस शीट में था, पीएनएल में था ही नहीं, वहां से हटाएंगे वापस पीएनएल में लेके आएंगे तो क्या होगा, खर्चा बढ़ गया पीएनएल का तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। दूसरी बात, डेप्रिसिएशन, भाई अभी तक वो आपने उसको असेट माना था वो वास्तव में खर्चा, अब आप क्या करेंगे, खर्चे पर तो डैप लगता नहीं, जैसे ही डैप हटाएंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा, इसलिए उस पर डैप जो होगा वो ऐड बैक किया जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर बाई द वे 2022 मान लीजिए कोई ईयर है और 2023 दो ईयर है, यहाँ पे जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो मान लीजिए कोई भी XYZ अमाउंट का था, तो अगली बार वो क्लोजिंग स्टॉक क्या बन जाएगा अगले साल के लिए, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा आप क्या बन जाएगा, वो ओपनिंग स्टॉक, तो उसी हिसाब से अंडर वैल्यूएशन ओवर वैल्यूएशन हम कैलकुलेट करते थे, उसको यहाँ पर भी देखना है, आपको देखना पड़ेगा, डैप भी उसी हिसाब से एडजस्ट होगा, डैप अगर SLM से लग रहा है, स्ट्रेट लाइन मेथड से लग रहा है तो उससे लगाएंगे, WDV से लग रहा है तो उससे लगाएंगे, जैसा भी रेट दिया हुआ उस हिसाब से लगाएंगे, हर साल जब तक उसका यूज हो रहा है तो उस पर डैप लगेगा। देखिए ये थी कुछ एडजस्टमेंट जिनको हमने यूज किया था। अब हम बोर्ड में आए हुए कुछ सवाल कंसीडर करते हैं इसके ऊपर, देखते हैं कि वास्तव में क्या होता है। तो देखिए एक सवाल देखते हैं हम लोग, कवर करते हैं इसको पूरा, क्या है कि ए और बी दो पार्टनर है एक फर्म में, शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ, देखिए इस सवाल में जैसे लिखा हुआ है कि ए और बी दो पार्टनर हैं और ये लोग प्रॉफिट को 2:1 में बांटते हैं। They decided to admit C as a new partner for 1/3 share on 1/4/2023. For this purpose, goodwill of the firm is to be valued on the basis of 2-year purchase. देखिए अंडरलाइन कर दे रहा हूं मैं, 2-year purchase of the average profit of the past 3 years. आपको 3 साल के प्रॉफिट दे रखे, तो देखिए 2021, ध्यान से देखिएगा जरा, आपको प्रॉफिट दे रखे हैं 2021 फॉर द ईयर एंडिंग, ऐसे ही 2022 ईयर एंडिंग और 2023 ईयर एंडिंग 31 मार्च को प्रॉफिट दे रखे थे आपको 3 लाख रुपीस, फिर 1 लाख रुपए का लॉस है और फिर 2.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 2,50,000 का प्रॉफिट। क्या लिखा है इन्फॉर्मेशन में, देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 30,000 फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, यानी इस साल में आपके पास एक एबनॉर्मल लॉस था। तो आपको मैंने बताया था कि एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस जो बिजनेस की रूटीन एक्टिविटीज से नहीं होता, जो बिजनेस के हेड से नहीं होता, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, वो जो एबनॉर्मल लॉस है उसको हम ऐड बैक करेंगे। क्यों, क्योंकि उसे जैसे ही खर्चे को, नुकसान को, एबनॉर्मल लॉस को बिजनेस से हटाएंगे, वो लॉस जो रूटीन एक्टिविटी से नहीं उसे हटाएंगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो देखिए हमने इसको यहाँ पर ऐड किया एबनॉर्मल लॉस करके 30,000 रुपए। तो देखिए इसके बाद अगली बात है, क्लोजिंग स्टॉक जो था 2023 का फॉर द ईयर एंडिंग 2023 वाज ओवर वैल्यूड बाई 30,000। देखिए इस लास्ट ईयर में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ज्यादा है, यानी प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा। ठीक करने के लिए हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो देखिए कितना आएगा, 30,000 रुपया।
अब देखिए हम निकालेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट, प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट। तो 3 लाख और 30,000, 3,30,000, ये 1 लाख रुपए का लॉस है ही, इसमें कोई एडजस्टमेंट गिवन नहीं है। और ये 2.5 लाख में से 30,000 गया तो 2,20,000। ये देखिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो 330 प्लस 1 लाख का लॉस प्लस 2,20,000, 330 और 220 550 में से क्या था 4,50,000। अभी जो 4,50,000 है ये 3 साल का प्रॉफिट है, तो हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालेंगे, देखिए 4,50,000 3 ईयर्स का प्रॉफिट है तो 1 साल का प्रॉफिट निकलेगा 1,50,000। अभी जो 1,50,000 निकला है, गुडविल निकालनी है आपको, तो गुडविल कैसे निकालेंगे, ये होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा था, 2 ईयर परचेजेस, तो गुडविल निकल आएगी ₹3 लाख। देखिए इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट का यूज करना है। बाकी एडजस्टमेंट जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे देखिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। मेरा फ़ोन नंबर आपको मिल जाता है, आप उस पर आप पर्सनल मैसेज करके ही पूछ सकते हैं कि कैसे आया, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उम्मीद करता हूँ सवाल ढंग से समझ में आया होगा। अब हम अगले सवाल की तरफ देखते हैं, एक और प्रैक्टिस करके देखते हैं, थोड़ा सा और एडजस्टमेंट को बढ़ा के देखते हैं कि क्या है इसमें। एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो दूसरा सवाल है वो और देख लेते हैं एक बार। द फॉलोइंग वर द प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। देखिए 3 साल के प्रॉफिट दे रखे, अब ईयर वाइज आपको एडजस्टमेंट दे रखा है, कोई रेस्पेक्टिव अलग अलग चलेगा नहीं। तो आप एक काम करिए, एक ही बात में पूरा सवाल कर लेते हैं हम लोग, किस तरीके से होगा वो देखिए। पहले हमने क्या किया, हमने लिखा सबसे पहले प्रॉफिट्स को। तो देखिए 31 मार्च 2021 वी हैव प्रॉफिट ऑफ ₹4 लाख। अब 4 लाख का प्रॉफिट था, उसमें एबनॉर्मल गेन था 50,000। अब आपको मैंने बताया था एबनॉर्मल गेन ऐसा गेन जो कि रूटीन एक्टिविटी से ना हो, नॉर्मल एक्टिविटी से ना हो, इसलिए उसको एबनॉर्मल कहा जाता है। ये जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज के थ्रू आप कमा रहे हो, ये बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, इसलिए इसको हटा दिया जाएगा। तो एबनॉर्मल गेन जैसे ही आप हटाएंगे तो आपका प्रॉफिट बचेगा ₹3.5 लाख। देखिए फिर अगले साल 31 मार्च 2022 वी हैव प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। अब देखिए एबनॉर्मल लॉस ऐसा लॉस जो बिजनेस का रूटीन लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस नहीं है। यदि उस लॉस को अपने प्रॉफिट और लॉस से हटाएंगे आपका प्रॉफिट बढ़ के आएगा, उसको ऐड कर दिया जाएगा। तो देखो हमने ऐड किया 1 लाख रुपीज, तो ये हो गया ₹6 लाख। और थर्ड वन 31 मार्च 2023 प्रॉफिट इज 4,50,000 और इसमें आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना बाकी था, एक्सक्लूडिंग था। अब अनरिकॉर्डेड खर्चा है भाई, खर्चा माइनस करोगे, पहले नहीं लिखा था खर्चा P&L में, आप लिखोगे तो क्या होगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो देखो उसे भी माइनस कर दिया तो निकलेगा 4 लाख रुपये। अब हम इससे निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट क्या होगा, ये निकलेगा 13,50,000 रुपीज, 13,50,000। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, जैसा कि सारे एडजस्टमेंट हमने डील किए हैं, अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो देखिए 1 साल 2 साल 3 साल डिवाइड कर दिया, ₹4,50,000 आ जाएगा। अब गुडविल होता है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। तो देखो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस यहाँ लिखा हुआ है, 2 ईयर परचेजेस पे कैलकुलेट करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ₹9 लाख एंड इट विल बी योर आंसर। देखिए सिंपल मेथड खत्म हुआ। अब बात करेंगे वेटेड मेथड की। देखिए वेटेड मेथड अगर है क्या, जहाँ पर आप रेस्पेक्टिव वेट देते हो हर ईयर के प्रॉफिट को, किस तरीके से आपने प्रॉफिट कमाया उसको देते हो। ध्यान रखना जब प्रॉफिट का ट्रेंड कैसा है, अगर प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है तो वहाँ पर वेटेड मेथड लगेगा, प्रॉफिट लगातार घट रहा है तो वहाँ पे वेटेड मेथड लगेगा। कैसे लगेगा जरा हम लोग देख लेते हैं, बताता हूँ मैं आपको। जैसे बाय द वे मान के चलिए आपने फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कमाया 10,000, फिर आपने कमाया 30,000, फिर आपने कमाया 60,000,
फिर आपने कमाया 1 लाख रुपीज़। तो देखिए ये जो है ना इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो यहाँ पे वेटेड मेथड लगना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये प्रॉफिट ऐसे होते हैं कि फर्स्ट ईयर में आपने कमाया 4 लाख, सेकेंड ईयर में आपने कमाया 3.5 लाख, थर्ड ईयर में आपने कमाया 2,50,000 और फिर फोर्थ ईयर में आपने कमाया 1 लाख, तो देखिए ये भी डिमिनिशिंग ट्रेंड है। यहाँ पे क्या था, ये था इंक्रीजिंग ट्रेंड और ये था डिक्लाइनिंग ट्रेंड या डिमिनिशिंग ट्रेंड। तो अब आप देखिए लगातार प्रॉफिट अगर बढ़ रहा हो तो क्या करेगा, और लगातार प्रॉफिट घट रहा हो तो क्या करेगा, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगता है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या करते हैं, हमें ये मेन बात ये समझनी पड़ेगी। तो वहाँ वेट आपको दिए होते हैं रिस्पेक्टिव, लेकिन यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा प्रॉफिट जो होगा वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट होगा। तो क्या करना होता है इसके फॉर्मूले में, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में पहले आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालते हो। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हो, सम ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, सम ऑफ प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई वेट, यानी आपको प्रॉफिट पता होते हैं, वेट पता होते हैं। ध्यान रखिएगा ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये भी आफ्टर एडजस्टमेंट ही होता है। अगर भाई ने कोई सैलरी वगैरह खर्चा या कोई और रिस्पेक्टिव अमाउंट जो कि आपने पे नहीं किया है तो उसको भी यहाँ पर हम सेटल करेंगे। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा उसको किस तरीके से हम लोग डील करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट जो होगा वो आफ्टर एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई वेट, वेट क्वेश्चन में गिवन होते हैं आपको, अपॉन सम ऑफ वेट, वेट के टोटल से डिवाइड करेंगे। गुडविल कैलकुलेट करनी है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक सवाल करके देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया कि सवाल देखा, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर। चलिए 2 ईयर की जगह मैं यहाँ पर 3 ईयर कर देता हूँ। रीजन इज दैट कि आप कहेंगे कि हर चीज 2 ईयर परचेज ही चल रही है क्या भाई, हमेशा 2 ईयर परचेज आया, कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए 3 ईयर परचेज कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, गुडविल कैसे निकलेगी। आपको जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 2010, 11, 12, 13। देखिए प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो वेटेड मेथड लगना चाहिए। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये देखिए पहले हम लिखते हैं यहाँ पर ईयर 2010, 2011, 2012, 2013। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के जो भी रुपीज़ हैं वो लिखेंगे। तो 40,000, 50,000, 80,000 और 1 लाख। अब हमें वेट क्वेश्चन में गिवन होते हैं। देखिए वेट क्वेश्चन में गिवन है 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिव वेट भी होते हैं आपको ये लिमिटेड। अब आप क्या करेंगे, सम करेंगे, यानी प्रोडक्ट करेंगे। सम किसका करेंगे, सम ऑफ प्रॉफिट्स एंड वेट। देखिए अब क्या करें, पहले देखिए यहाँ पर प्रॉफिट इंटू वेट करिए, बल्कि सम नहीं होगा ना, प्रॉफिट इंटू वेट करिए। तो प्रॉफिट इंटू वेट ये आपको करना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे, 40,000 टू 1, 40,000, 50,000 टू 2, 1 लाख, 80,000 टू 3, 2,40,000 और 1 लाख इंटू 4, 4 लाख रुपीज़। टोटल लगाएंगे तो 4 लाख और 2, 6,40,000, 7,40,000, 7,80,000। अब देखिए सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट जो है वो है 10। हमने पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सम ऑफ वेट, सॉरी सम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉफिट इन वेट अपॉन सम ऑफ वेट, तो ये निकलेगा 78,000। अब गुडविल निकालनी है, गुडविल निकालनी है 3 ईयर परचेजेस पर। अभी 3 ईयर परचेजेस पर है तो क्या होगा, देखिए 78,000 इंटू 3, तो 210 और 24, 2,34,000 will be your answer। रुपीज 2,34,000 will be your answer। ठीक है, ध्यान रखिएगा 234 रुपीज़, 2,34,000 रुपीज़ आपका आंसर होगा। ये था सेकेंड मेथड। ध्यान रखिएगा अगर अभी वो यहाँ बोल दे कि ये बिफोर चार्जिंग सैलरी है या रेंट है या कोई और अनरिकॉर्डेड एक्सपेंस है, तो पहले इस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट में से वो खर्चा घटाया जाएगा, फिर उस प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे। कुछ बुक्स में ऐसे सवाल दिए होते तो आप आसानी से उसको कवर कर सकते हैं। देखिए 2 मेथड हो गए हैं आपके, ठीक है। अगला मेथड जो है वो सुपर प्रॉफिट मेथड है। अभी सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है साहब,
देखिए सुपर प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो हमने ओवर एंड अबव कमाया है। किससे कमाया है? जो हमारी जैसी बाकी बिजनेस करने वाली कंसर्न है उनसे ज़्यादा कमाया है। तो अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो आपने ज़्यादा कमाया है, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा देखो, उसका स्टेप वही है। पहले टोटल प्रॉफिट निकालेंगे, पहले साल का प्रॉफिट, दूसरे साल का प्रॉफिट, तीसरे साल का प्रॉफिट, कोई लॉस है तो उसे माइनस कर देंगे। और ये कैसा होगा? आफ्टर एडजस्टमेंट। फिर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, जैसे पहले निकालते थे टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। फिर हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है भाई? ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है? तो ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो हम लोग कहते हैं कि बाजार में जो रेट चल रही है, जितना कम से कम जो बाकी इंडस्ट्रीज कमा रही है और हम भी इतना कम से कम कमाएंगे अगर हम बिजनेस में एंटर करते हैं। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? देखो, एक तो रेट ऑफ रिटर्न कि भाई कितना प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। रेट ऑफ रिस्क, आप कितना रिस्क ले रहे हो उसके रिगार्डिंग कितना चार्ज करोगे। ऑब्सोलेंस कॉस्ट वो भी इसमें शामिल होगी। कॉस्ट ऑफ वेयर हाउसिंग ये भी इसमें शामिल होगी। इसके अलावा कोई भी मान के चलिए कोई भी ऐसा अमाउंट जो इंटरेस्ट ऑन लॉक्ड कैपिटल है, जैसे आप बिजनेस में कोई कैपिटल लगा रहे हो तो उसके ऊपर कोई अमाउंट है, ब्याज है, तो भैया आप बिजनेस में नहीं लगाते, किसी दूसरे को कर्जे पे देते तो उससे ब्याज कम आते, वो सब चीज़ों को मिला के नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। मतलब मार्केट की एक्सपेक्टेशन कितनी है। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी। या फिर कैपिटल में करंट अकाउंट के बैलेंस को एडजस्ट करें। करंट अकाउंट का बैलेंस अगर क्रेडिट है तो प्लस होगा और डेबिट है तो माइनस होगा। और सारे रिजर्व्स जो भी रिजर्व दे रखे होते हैं आपको, पीएनएल का बैलेंस होता है, नेट प्रॉफिट होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वगैरह है, कंटीजेंसी रिजर्व वगैरह है, वो सब जो आइटम ऐड होते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट जो होते हैं उनको ऐड किया जाता है यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं कि जो एवरेज प्रॉफिट हमने निकाला था इसमें से नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग माइनस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए एवरेज प्रॉफिट हमने कमाया और नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो हमारी जैसी इंडस्ट्री मार्केट में उसी रेट पे कमाती हैं। अगर हम उतनी कैपिटल लगाते तो कितना कमाते हैं, तो हमने मार्केट से जितना ज़्यादा कमाया वो है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और गुडविल क्या निकलेगी? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। अब मेन बात ये है कि सवाल कैसे होगा, कई बार फिर से देखते हैं जरा सवाल कैसे कैलकुलेट होगा। सवाल समझते हैं। जैसे लिखा हो कि कुछ बिजनेस है इसमें प्रॉफिट दे रखे 2019, 20, 21 की, कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है आपको 80,000 रुपये की, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%। आपको कैलकुलेट करना है गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो आप क्या कैलकुलेट करेंगे? देखिए, पहले हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कैसे रहेगा? 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000, तो इट विल बी 60,000। अब हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है कि हम कितना कमा रहे हैं। 60,000 3 साल का है तो 1 साल का प्रॉफिट निकलेगा हमारा 20,000 रुपया। ये प्रॉफिट वो है जो हमने कमाया है। अब हम बात करेंगे किसकी? नॉर्मल प्रॉफिट की, यानी कि हमारी जैसी कैपिटल आगे बाकी फर्म कितना कमाती है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना रहेगा? कैपिटल इन्वेस्टेड देगी 80,000 का 15%, तो 80,000 का 15% इट विल बी रुपीज 12,000। अब देखिए, आपके जैसी बिजनेस करने वाली जो कंसर्न है वो कमा रही है इसी कैपिटल पर 12,000, आपने कमाया है 20,000, तो आपने कितना ज़्यादा कमाया उस प्रॉफिट को बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, देन इट विल बी रुपीज 8,000। अब गुडविल कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी? सीधा सिंपल सा तरीका है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। अब नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितना दे रखा है, तो देखो कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। मान लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 ईयर ऑफ परचेजेस, तो क्या करें? 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये निकल आएगा ₹20,000। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थी। यहाँ पे गलती से रह गया था तो सॉरी, मैं अब दोबारा बाद में लिखा है तो कंसिडर कीजिएगा इसे प्लीज़। तो अब मेन बात ये आती है कि हमारे 2 मेथड खत्म हो चुके हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म हो गया, और एवरेज प्रॉफिट का ही एक छोटा सा पार्ट वेटेड एवरेज प्रॉफिट भी खत्म हो गया। अब लास्ट मेथड बचा है, उसे भी जल्दी से खत्म कर लेते हैं, तो एक वन शॉट में ही पूरी गुडविल कवर हो जाएगी। ध्यान से देखिए क्या है उसमें।
थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, लेकिन फिर भी देखिए इसमें यह है कि अभी एक सवाल और करवाना है आपको इस टॉपिक का, देख लीजिएगा। इसमें कई बार क्या होता है कि आपको एवरेज प्रॉफिट पूछ लेगा, गुडविल दे देगा, एवरेज प्रॉफिट पूछ लेगा, या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का पूछ लेगा कि भाई कैलकुलेट करो, या फिर वो पूछ लेगा कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड बताओ कैसे निकलेगी। तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इस टाइप के सवालों को, वो देखिए। जैसे लिखा है, ऑन 1 अप्रैल 2024 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड असेट्स ऑफ रुपीज 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज 5,000। 75,000 था, 5,000 का उसमें कैश था, क्रेडिटर अमाउंटिंग रुपीज 5,000, रिजर्व दे रखे हैं 10,000 और कैपिटल दे रखी है 60,000। ठीक है, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है 20% और गुडविल दे रखी है 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट पर। देखिए सुपर प्रॉफिट के 4 ईयर पर कितनी तरीके गुडविल 24,000। आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो गौर करिए। गुडविल ऑलरेडी गिवन है, सुपर प्रॉफिट के नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करके दे रखी है, तो जो दे रखी है 24,000 सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर और दे रखी है 4 साल, तो सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा आपका 6,000 रुपीज। अब ये जो सुपर प्रॉफिट होता है ये कैसे कैलकुलेट होता है? तो सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए सुपर प्रॉफिट आपको पता है 6,000, एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। अब ये निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं? कैपिटल प्लस रिजर्व या असेट माइनस लायबिलिटी। देखिए असेट टोटल है 75,000 और लायबिलिटी क्रिएटर की देखिए 5,000, तो 75 में से 5,000 घटा दो तो भी निकल आएगा। या फिर हम लोग क्या करें, कैपिटल प्लस रिजर्व। देखिए कैपिटल रिजर्व, कैपिटल कितनी थी 60,000 और रिजर्व था 10,000, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पर हिंट के तौर पर निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी? असेट माइनस लायबिलिटी। तो देखिए असेट दे रखी है 75,000 की टोटल और लायबिलिटी है 5,000, तो निकल आएगी 70,000। ऑल्टरनेटिवली अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो एक और तरीके से कोई यहाँ बता दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसे निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि कैपिटल प्लस रिजर्व। तो कैपिटल थी आपकी 60,000 और रिजर्व था 10,000, तो इट विल बी रुपीज 70,000। तो देखिए यहाँ रख देंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड और इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था हमारा 20%। तो अब क्या होगा, देखो ये 6,000 एवरेज प्रॉफिट हमको कैलकुलेट करना है और ये हो जाएगा 14,000, 14,000 हो जाके प्लस हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट 20,000। अब देखिए यहाँ पर हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। हो सकता है कि वो आपसे कैपिटल एम्प्लॉयड पूछ लेता, हो सकता है कि वो आपसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पूछ लेता, लेकिन वो होगा इसी फॉर्मेट में, आपको करना इसी तरीके से है ताकि सभी चीज़ें प्रॉपरली कैलकुलेट हो जाए। अब देखिए अब केवल लास्ट मेथड ही बचा है, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड की खास बात क्या होती है? इसकी खास बात होती है कि इसकी पहचान भी क्या है कि नंबर ऑफ ईयर्स परचेजेस आर नॉट गिवन। जो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस होते हैं वो यहाँ पर नहीं गिवन होते, सबसे बड़ी पहचान है इसकी। अब कैपिटल बेस पर कैसे निकालेंगे? 2 मेथड है, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या है, ठीक है ना? इसमें ये देखा जाता है कि आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए और वास्तव में कितनी लगी हुई है, उन दोनों का डिफरेंस गुडविल होती है। कैसे देखो बताता हूँ, एक एग्जाम्पल बता दूँ मैं आपको। जैसे बाई द वे मान के चलिए किसी कंसर्न में जो एवरेज प्रॉफिट है वो बाई द वे मान लीजिए 7 लाख रुपये है या 70,000 रुपये है और उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए 10% है। उसकी जो असेट्स हैं वो दे रखी है बाई द वे मान लीजिए 2 लाख रुपये और जो लाइबिलिटीज हैं वो बाई द वे मान लीजिए दे रखी है 1,50,000 रुपये। ठीक है, तो अब मेन बात यह गुडविल आपको निकालनी है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, दोनों चीज़ हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें क्या करेंगे? देखो तो हमने ये देखा मेथड में लगाया कि हमने जो प्रॉफिट कमाया है वो 70,000 का कमाया है जो कि हमारे टोटल कैपिटल का 10% है। तो इसके साथ हमारी कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो हम पहले निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ये हमारा पहला स्टेप है। तो हम कैसे निकालेंगे? हमने कमाया है 70,000 विच इज 10% ऑफ टोटल कैपिटल। तो टोटल कैपिटल थी हमारी 7 लाख।
हमें टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए 7 लाख। अब हमारी जो कैपिटल लगी कितनी है, मान लीजिए ये था 20 लाख और ये था 15 लाख। तो अब देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड है कितनी हमारी, यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड टर्म यूज होता है, ध्यान रखिएगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज नहीं होता। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, असेट एक्सक्लूडिंग गिवन गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट। देखिए यहाँ पर वो मेथड नहीं है, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड जब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड लगाते हैं वहाँ लगाते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड लगता है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो अमाउंट जो कि कैलकुलेट होता है गिवन गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट को घटाने के बाद। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगा, असेट माइनस लायबिलिटी, तो 20 लाख माइनस 15 लाख, तो ये आ जाएगा ₹5 लाख। अब आप देखिए आपने लगाए हैं 5 लाख और आपकी कैपिटल के साथ आपकी कैपिटल होनी चाहिए 7 लाख प्रॉफिट के हिसाब से। तो हमारी गुडविल कितनी निकलेगी, गुडविल कैलकुलेट होगी 7 लाख रुपए आपने कैपिटल के अकॉर्डिंग होने चाहिए थे, आपकी कैपिटल आपकी लगी है 5 लाख, तो आपने कम कैपिटल से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो आपके लिए गुडविल होगा। तो 2 लाख रुपये आपकी गुडविल निकल आएगी। यहाँ पर सीधी सिंपल सी बात देखिए, मैंने क्या कहा था कि पहले हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। देखिए वही मैंने किया है यहाँ पर कि भाई देखिए हमने 70,000 कमाया है जो हमारी टोटल कैपिटल का 10% है, तो उस हिसाब से हमारी कैपिटल 7 लाख होनी चाहिए। बट what is the amount invested in the business? It is ₹5 lakh, ठीक है, सॉरी ₹5 lakh, 20 लाख माइनस 15 लाख असेट माइनस लायबिलिटी। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो हमने लगाया 5 लाख और कमाया हमने कितना 7 लाख, तो अल्टीमेटली 2 लाख रुपये जो डिफरेंस है वो हमारी गुडविल है। और ये क्या होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मेथड से। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ईयर परचेजेस गिवन नहीं होते हैं। जो इसी सवाल को अगर मैं कंसिडर करूँ आगे तो मैं फिर से आपको बताता हूँ और सुपर प्रॉफिट मेथड से देखते हैं। उसमें क्या करते हैं हम लोग, सुपर प्रॉफिट मेथड में हमें ऑलरेडी वो गुडविल निकालनी होती है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो देखिए सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, वही है देखिए बाय द वे मान लीजिए किसी बिजनेस में आपको जो एवरेज प्रॉफिट दे रखे हैं वो 70,000 दे रखे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वही 10% है, और असेट दे रखी है आपको 20 लाख रुपीज़ की, और लायबिलिटी दे रखी है ₹15 लाख की। अब आपको गुडविल निकालनी है, ठीक है ना, तो गुडविल आप कैसे निकालेंगे वो देखिएगा जरा। देखिए इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, पहले सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो देखिए पहले हमें एवरेज प्रॉफिट पता है आफ्टर ऑल इन्वेस्टमेंट 70,000, हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें पहले की होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी आप, तो देखिए असेट माइनस लायबिलिटी कितनी है 20 लाख माइनस 15 लाख, 20 लाख माइनस 15 लाख। अब इस पे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, तो ये निकल आएगा 50,000 रुपये। अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखिए कितना कैलकुलेट होगा 20,000। अब गुडविल निकालेंगे, तो गुडविल कैसे होगी, गुडविल कैलकुलेट करेंगे हम लोग सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इट विल बी ₹2 लाख। देखिए दोनों मेथड से आंसर सेम आता है, ठीक है, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट लगा ले, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट लगा ले, दोनों में से कोई सा मेथड लगा ले, एक ही सवाल को मैंने दोनों में कंसीडर करवाया है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि एवरेज प्रॉफिट सारे एडजस्टमेंट के बाद होंगे, और यहाँ पर आपको इस वाले मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेजेस नहीं गिवन होंगे। देखिए आज हमने वन शॉट में ही गुडविल पूरा ख़त्म किया है। आप लोगों के एग्ज़ाम भी आ रहे हैं भाई, उसको कवर करिए। तो अल्टीमेटली इस टॉपिक को अच्छे से आप समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको जवाब दे दिया जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आपका कंसेप्ट भी स्ट्रांग होगा। कोशिश की गई है कि आपको ढंग से समझ में आए, सब चीज़ें ढंग से हो जाएँ। अब जो अगला पार्ट रहेगा हमारा, उसमें हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कवर करेंगे। तब तक आप इस टॉपिक को ढंग से कवर कीजिए। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अगर समझ में आया है तो इस क्लास को बहुत अच्छे से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे तरीके से आगे बढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से बढ़िए। आप चाहे कोई सी भी किताब करें, जो भी मार्केट में बुक्स आ रही हैं उनको कवर करें, कंसेप्ट यही रहना है, और कंसेप्ट को आप ढंग से कवर करिए। इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।